यूपीएससी ने पेपर ऐसा बना दिया कि बच्चे पेपर ही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। एज एन टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं सॉल्व करने बैठूं तो मुझे भी गूगल की मदद लग जाएगी। कुछ बच्चे थे जिनको तो पेपर मिल गया, कुछ बच्चे थे जो पेपर देख ही नहीं पाए, उनको तो वो तो पूरी साल मेहनत करके गया, 2 साल मेहनत करी है उसने। अभी मैं दोबारा रीनीट के पेपर में जाऊंगा, मैं किसी और मुद्दे पे आपका जो है फिर कोई पेपर देने की सोचूंगा, वो भी लीक ना हो जाए देश के अंदर। अभी तक का सबसे टफ पेपर यूपीएससी का 2026 का बताया गया। तो बच्चा तो कांस्टेंट आपका नौकरी भी चाहता है बेचारा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन तक लेते हैं गाँव में। तो बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही आपका सिस्टम रहा देश के अंदर, समय के साथ आपका बच्चा, बहुत सारा बच्चा ऐसा हो जाएगा कि यार पढ़ाई करते ही नहीं है, अपना कोई काम धंधा कर लेंगे। लिटरली आपको क्लासेस में महसूस किया, बच्चा लिखता है कि सर ठेला लगा लूं क्या एक अपना। इस देश में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो 11th-12th में है, उसको पाकिस्तानी बोला गया, तो उसको देशद्रोही बोला गया। क्या बच्चा जो 11th-12th में है, अगर वो अपने राइट्स के लिए कोई डिमांड कर रहा है या उसके लिए खड़ा हो रहा है, तो क्या वो पाकिस्तानी है? फैजल सर उनको नाम कह रहे हैं कि फैजल खान बना दिया उनको। खान सर का आपका एजेंडा खान सर नहीं था। एक ऐसी एजुकेशन में आपका आए हैं उतरकर, जब शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पढ़ाते भी नहीं थे यूट्यूब पर आकर, तब उन्होंने आकर बहुत यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन दी। जिस पुलिस स्टेशन में आपका उनको ले जाया जाता है, वहाँ पर उनके ही स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो आप एक टीचर की जो इमेज आपका देखते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर चली गई है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता ही है कि भाई हम ऐसे एपिसोड लाते हैं जो आपके बहुत काम के हो, आपको कुछ सीखने को मिले, आपको मज़ा आए एपिसोड सुनने में, और तो और आप कुछ लर्निंग लेकर जाओ उस एपिसोड के बाद, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आए। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही बढ़िया शख्स हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है, अभिषेक सर। सर पढ़ाते हैं ज्योग्राफी और साइकोलॉजी। आर्मी के एस्पिरेंट्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बहुत सालों से एक्सपीरियंस है इनको। ये भोपाल में रहते हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में जाके रिमोट एरियाज़ जैसे लद्दाख तक भी ये जाकर लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो आजकल आप देख ही रहे हो भाई, इंटरनेट पे एक तरफ टीचर्स वर्सेस मीडिया चल रहा है, एक तरफ स्टूडेंट्स परेशान है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं पेपर लीक को लेकर, और एक तरफ टीचरों को मीडिया में नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। कोई एकेडमी माफियाज़ की बात कर रहा है। बहुत तरह की चीज़ें आजकल देश में चल रही है। तो हमें लगा एक टीचर के साथ बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए एक टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू भी, और इस टीचिंग बिजनेस की कोई डार्क साइड है तो उसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए, और टीचर क्या सोचते हैं देश के बारे में अभी जो करंटली हो रहा है वो भी जानना चाहिए। तो स्वागत करते हैं अभिषेक सर का। वेलकम सर। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू। और थैंक यू, आप भोपाल से टाइम निकाल के हमारे लिए आए यहाँ पर। इट्स एन ऑनर यार, मतलब आपने यहाँ पे बुलाया। मतलब एक ऐसा हो जाता है कि आप कहीं पर कुछ अच्छे लेवल पर बात करने जाते हैं और आप बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत समय से मैं आना भी चाह रहा था आपके पास, बहुत समय से ये पेंडिंग था, बट आज मौका मिला आके। चलो बहुत बढ़िया। तो अभिषेक सर आप बताओ, टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द करंट सिनेरियो क्या चल रहा है? पहले एक एक करके मुद्दे उठाते हैं। सबसे गर्म मुद्दा तो आजकल कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी वो नई नई डेट्स अनाउंस कर रहे हैं नई नई स्टेट्स में पेपर लीक के अगेंस्ट। तो आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो? शिवम भाई, इसमें मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी अभी रिसेंट में बनी है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के पास मुद्दे बहुत सारे हैं। मतलब इसको मैं सिर्फ एक एजुकेशन तक आपका सीमित इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि उनके जो एक अपने अपने ओपिनियन आए हैं या उनकी जो चीज़ें आपका निकाल रहे हैं, वो उसमें सिर्फ एक मुद्दा एजुकेशन है। हालांकि उन्होंने इसके ऊपर बात की है, पर वो प्रॉपर एजुकेशन के ऊपर सिम्फसाइज ना कर बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर भी एम्फसाइज कर रहे हैं। जैसे अभी होता क्या है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी आई तो उन्होंने पेपर लीक को भी लपेटा, उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि भैया एनवायरनमेंट में लेकर आए, सोनम वांगचुक जी को लेकर आए हैं वो। अब सोनम वांगचुक जी बहुत समय से आपका कहाँ रहकर आए हैं? जेल के अंदर। अब वो जेल में रह लिए तो वो बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि भाई क्या इम्प्लीकेशन हुए, जेल में मुझे डाला गया इतने दिनों से। एक ऐसी धारणा आपका लगा के डाल दी है कि जिसके अंदर जेल के अंदर ही पड़े रहो और बहुत समय से आपको कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो अगर मैं सिर्फ एक एजुकेशन के ऊपर आपका बात करूँ इस देश के अंदर, तो हिस्ट्री हमारी बहुत पुरानी रही है। नालंदा के समय से आप उठा लीजिए और गुरुओं का दर्जा हमेशा आपका बड़ा ही रखा गया है। और जैसे हम कहते भी हैं, कबीर दास के दोहे में एक लाइन आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब आप गुरु का इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और एक ऐसे देश में जहाँ पर गुरु बहुत अच्छे लेवल पर आपका निकल कर आए हैं, तो गुरु ने हमेशा इस समाज को आपका सराहा है। बहुत एकदम आपका ऐसी अनरिकग्नाइज सी जॉब है। मतलब अनरिकग्नाइज क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि सड़क पे खड़ा है एक टीचर, अब यहाँ से सारी गाड़ियाँ निकलती हुई चली जा रही हैं, ये हमारे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चा निकल जाएगा, एक बच्चा पढ़ाया, एक बैच पढ़ाया, सब चले गए, टीचर वहीं का वहीं खड़ा है। अपने लेवल तक पहुँचाने का काम है टीचर का।
पर उसके बाद जो टीचर अनरिकॉग्नाइज रह जाता है वो कभी आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे कोई फेम दे दो या कोई ऐसी आपका चीज़ दे दो जिससे मैं बहुत बड़े लेवल पर आपका चला जाऊँ। हालांकि अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है पीयूष भाई, तो उसमें भी आप ऐसा समझेंगे कि ट्रेंड के हिसाब से लोगों को शायद थोड़ा आपका जो है सोशल मीडिया एडिक्ट्स भी हुए हैं, सोशल मीडिया ने रिकॉग्नाइजेशन भी दी है। बहुत सारे टीचर मार्केट के अंदर अब ऐसे आए हैं जो कि बहुत यंग हैं और अच्छा कर रहे हैं। और मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी अभी भी बहुत सारी आपका रिमोट एरियाज हैं। इंडिया की जितनी बड़ी पॉपुलेशन ग्रो करती हो जा रही है, उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए अभी हमें और ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी। और टीचर अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल आपका लेकर बैठे हैं कि भाई हम हैं। हाँ, इसको अगर आप बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे कि कुछ ही टीचर्स तक रह जाए, तो वो हमेशा एक समस्या रहेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की मोनोपोली हमेशा आपका अति बेकारी होती है किसी भी चीज़। पर आपको लगता है कि जैसे पेपर लीक हुआ और जिसकी वजह से पार्टी बनाई बच्चों ने कि भाई ये नहीं होना चाहिए, कि ये कंप्लीटली जा सकता है इंडिया से, ऐसा हो सकता है? अब ये स्टेटमेंट आपका चीफ जस्टिस के बाद आया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपका स्टेटमेंट दे दिया था कि ये जो जितने भी लोग हैं जो घूम रहे हैं, ये सब अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, ये सारा कॉकरोच जनता पार्टी है। अच्छा, कॉकरोचेस के अंदर एक बड़ी आपका क्षमता होती है, अगर आप कॉकरोच का नेचर देखेंगे तो उस बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी चीज़ों से जूझने के बाद भी वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आपने सिर्फ उनको कॉकरोच ऐसा समझ दिया कि बेकार आदमी है, बट आप उनकी अगर एम को देखें, उसकी आपका जो है रिजिडिटी को देखें, तो वो बहुत रिजिड नेचर का होता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ इस चीज़ से कि अगर देखो बच्चों ने आपका सपोर्ट किया है, तो देश में जैसे जैसे कर रेवोल्यूशन आए हैं विदेशों में, और हमने हर जगह देखे रेवोल्यूशंस उठे हैं, और जब भी कभी परेशानियां उठी हैं तो वहां पर आपका चेंज हुआ ही हुआ है। आपको सबसे अच्छा एग्जांपल लेना है, आप अभी देखते हैं नेपाल में एकदम से जेनजीस पार्टी आई और जेनजी पार्टी ने पूरा रेवोल्यूशन कर दिया। हालांकि आज वहां पर इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है, हम सोच रहे थे कि शायद जेनजीस उस लेवल पर आपका देश को ना संभाल पाएं, बट प्राइम मिनिस्टर के काम को इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है कि भाई विदेशों तक में उनका नाम चल रहा है, लोग आज उनसे सीख रहे हैं। वो जाकर इंसान मिलता है लोकल लेवल पे और समझता है कि वहाँ की ग्राउंड परेशानियाँ क्या है। तो हम आने वाले समय में ज़रूर देख सकते हैं कि कोई ऐसा अगर देश में शायद ऐसा हो जाए कि कोई प्राइम मिनिस्टर अगर जेनजीज में आए, तो शायद वो उस लेवल तक चीज़ों को चेंज कर पाएँ कि मूवमेंट्स आपका बन सकते हैं। तो यू नेवर नो व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर, बट आप इस चीज़ को जरूर प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक अच्छे लेवल पर लीडर्स निकल कर आ रहे हैं देश के अंदर, तो वो देश का अच्छा ही करेंगे। पर आप तो जैसे बच्चों के बीच रहते हो, उन्हें पढ़ाते हो, और ये लीक हुआ पेपर, सबको पता चला कि भाई ये हो क्या गया कि पेपर लीक हो गया, करियर के साथ खिलवाड़ हो गया एक तरीके का। तो बच्चों की क्या साइकोलॉजी चल रही है, वो क्या बोलते हैं, अब उनका थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो रहा है या क्या हो रहा है, आप कैसे समझाते हो उन्हें? ठीक है पीयूष भाई, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छा समझाता हूँ। जैसे साइकोलॉजी में हम ये कहते हैं कि इंसान ना पीयर प्रेशर के अंदर मर रहा होता है, और आजकल की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहती। अगर आप देखेंगे कि हम, जैसे मैं एज एन टीचर आपका बच्चे को क्या बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो तू 1-2 साल बिल्कुल कट ऑफ हो जा, दुनिया से कट जा, और तू एक कमरे के अंदर खुद को बंद कर ले, और उसमें फिर तू आपका अचीव कर लेगा जो तुझे करना है। अब आप उसकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट को समझिए कि पीयूष भाई देखते हैं कि एक कमरा है, मैंने इस कमरे में के अंदर बच्चे को बंद रहने के लिए बोल दिया कि भाई तू 1-2 साल समाज से बिल्कुल कट हो जा, तो तुझे क्या मिलेगा, तुझे पूरी अवार्ड्स भी मिलेंगे आने वाले समय पर, और सब चीज़ों में तू अच्छा करता हुआ जाएगा। अब बच्चा एक कमरे के अंदर बंद है। आप सोचिए कि एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो नीट हो, इवन जो बच्चा आजकल के ज़माने में सीयूईटी के बारे में बात कर रहा है, वो भी 2 साल अपनी लग के तैयारी करता है। हम बोर्ड्स के लेवल पर बताते हैं कि यार बोर्ड्स जैसी चीज़ में इतनी मेहनत लगती है और 1 साल वो पूरा देता है, तो ये तो उसकी लाइफ को बनाएगा। बिल्कुल। अब अगर मैं ये देखूं कि बच्चे का साइकोलॉजिकल जो माइंड है वो बिल्कुल एकदम नम हो गया, वो बाहर इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा 2 साल के बाद, उसे फिर बहुत समय लगता है निकल के आने में। तो जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चा मुझे ये पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आता है भाई, कि यार सर तैयारी करूं, पढ़ाई करूं क्या, आगे पढ़ कैसे पाऊंगा। इतने पीयर प्रेशर में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुश्किल हो जाता है। अब मैं डेली आपका जाकर उसको मोटिवेट करता हूं कि यार तू एक काम कर कि चल जो भी चल रहा है समाज के अंदर, जो भी आपका पेपर लीक हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तू इसको छोड़, तू पढ़ाई पे ध्यान देता रहे। पर क्या ये चीज़ एक के बाद एक इवेंट्स आप देखो तो वो डेली आके वही क्वेश्चन पूछता है क्लास के अंदर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन में होता क्या है कि मैं बच्चा देख नहीं पाता हूँ, बच्चे के अंदर इमोशन क्या चल रहे हैं, बच्चा आपका किस तरीके से परेशान है, किस लेवल तक आपका जो है वो अपने आप को एक्सप्लॉइट महसूस कर रहा है। कि यार कुछ बच्चे थे जिनको तो पेपर मिल गया, कुछ बच्चे थे जो पेपर देख ही नहीं पाए, उनको तो वो तो पूरी साल मेहनत करके गया, 2 साल मेहनत करी है उसने। तो अब वो क्या सोच रहा है कि यार मैंने 2 साल मेहनत करी, अभी मैं दोबारा रीनीट के पेपर में जाऊंगा, मैं किसी और मुद्दे पे आपका जो है फिर कोई पेपर देने की सोचूंगा, वो भी लीक ना हो जाए देश के अंदर। अच्छा चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब यूपीएससी जैसे पेपर में आते हैं, यूपीएससी ने पेपर ऐसा बना दिया कि बच्चे पेपर ही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है।
एज एन टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं सॉल्व करने बैठूं वो, तो मुझे भी गूगल की मदद लग जाएगी। इतना टफ पेपर आया था इस साल का, अभी तक का सबसे टफ पेपर यूपीएससी का 2026 का बताया गया। तो बच्चा तो कांस्टेंट आपका नौकरी भी चाहता है बेचारा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन तक लेते हैं गाँव में। करेक्ट। और ऐसी शिक्षा प्रणाली इस देश के अंदर है कि आसानी से अगर कोई आप आज बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आपको लोन तुरंत मिल जाता है। अगर शिक्षा के लिए आपका लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर 100 सवाल उठेंगे कि दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, क्या वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, पैसा मिलेगा हमें हमारा नहीं मिलेगा, 100 सवाल पूछे जाते हैं बच्चे से। तो बच्चा सोचता है, अब बच्चा कांस्टेंट प्रेशर में आ गया कि यार मेरे पेरेंट्स ने आपका लोन भी ले लिया, मेरे पेरेंट्स आपका पढ़ा भी रहे हैं मुझे, और फिर इतनी सारी चीज़ें होती जा रही हैं देश के अंदर, पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो वो लगातार कांस्टेंट आपका टेंशन में रहता है। तो ये समस्याएं बड़ी एकदम खतरनाक लेवल पर चली जाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही आपका सिस्टम रहा देश के अंदर तो समय के साथ आपका बच्चा, बहुत सारा बच्चा ऐसा हो जाएगा कि यार पढ़ाई करते ही नहीं है, अपना कोई काम धंधा कर लेंगे। मतलब मैंने ये लिटरली आपको क्लासेस में महसूस किया, बच्चा लिखता है कि सर ठेला लगा लूँ क्या एक अपना, अरे बाप रे, रेडी लगा लूँ क्या मैं। ये बाकायदा आपका बच्चों के कमेंट्स आते हैं क्लास के अंदर कि सर मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इंस्पायर ही इन लोगों से हो रहा है। पहले वो इंस्पायर किन लोगों से होता था? जिनको पद्मश्री मिलते थे, जिन्होंने देश में आपका मिसाइलें बनाई हैं, जिन्होंने देश के लिए आपको कुछ बड़ा किया है। अब वो इंस्पायर किससे होता है कि यार सर मैं जाता हूँ आपका मार्केट के अंदर, मैंने ठेले वाले भैया से पूछा कि तुम्हारी इनकम कितनी है, वो कह रहे हैं मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ महीने के। अब हो रहे डॉली चाय वाला सेट, डॉली चाय वाला, फिर वो बड़ा पाव वाली दीदी। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं तो इनसे इंस्पायर हो रहा हूँ। तो इंस्पिरेशन बदल रही है। अच्छा, इसमें इंस्पिरेशन में ना एक और मैं चीज़ आपको कवर करता हूँ। जैसे नागपुर आप जाएंगे कभी, तो नागपुर में जब आप बीच में से निकलेंगे ना, बीच नागपुर में से, तो वहाँ जो मेट्रो स्टेशन वगैरह हैं उनके नीचे उन्होंने जितने भी आपका पद्मश्री और भारत रत्न अवार्डी हैं उनके पोस्टर्स लगाए हैं। ये बाकी जगह हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जहाँ का इंस्पिरेशन जैसा होता है। अच्छा, वहाँ के बच्चा आपका डेली निकल के जा रहा है, वो निकल के कि देख रहा है यार इसको भारत रत्न मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आपका जो है देश में चेंजेस लेकर आए हैं। अच्छा, इसके बाद इनको भारत रत्न मिल गया तो इन्होंने कुछ और अच्छा किया होगा। तो आपका साइकोलॉजी वैसा बन जाता है कि आप डेली जिस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करती हो जाती है। मैं आपसे डेली बात करूंगा ना अगर, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदे का कुछ इन्फ्लुएंस है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जाएगा। ऐसे ही जो आप डेली देखते हैं वो आप अडॉप्ट करते हुए जाते हैं। तो अगर कुछ चीज़ों को आपका चेंज करना है तो अपने इंस्पिरेशन बदलने भी बहुत ज़रूरी है देश के अंदर। भाई कमिंग बैक टू जो सीजेपी की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, अभी सीजेपी वाले ये जो भी जेनजीज है वो मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। जी, आपको लग रहा है इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होएगी इन द कमिंग टाइम्स? और जिस तरीके से गवर्नमेंट ये चीज़ हैंडल कर रही है, आपको लग रहा है सही है? क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन को, आप किस तरीके से देख रहे हो एज अ टीचर? भाई मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि मतलब आप अगर सीजीपी की हम बात करें तो अभी हमने सिर्फ पहला मुद्दा जो देखा वो था कि इनका रेजिग्नेशन दे दो एजुकेशन मिनिस्टर का। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद चीज़ें शायद आपका जो है चेंज होंगी, बट वो क्या होगा कि कोई एक नया बंदा आएगा, पोजीशन पर बैठेगा, पार्टी में आपका जो है चीज़ें चेंज होंगी। बट क्या हम ग्राउंड रियलिटी पे वो चीज़ चेंज कर पाएंगे? ग्राउंड रियलिटी है क्या? ग्राउंड रियलिटी ये है, देखिए जैसे टीचर्स आपका बहुत सारे परेशान भी रहे। जैसे मैं अभी आपको उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। मतलब वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि एज एन कम्युनिटी, एज एन हम जो फेस वैल्यू आपका बनकर बैठे हुए हैं, जो बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से छोटा से छोटा टीचर आपका जो है बच्चे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की तरफ जा रहा है, उसको ये लगता है कि यार अब जैसे एक अभी स्टेटमेंट बहुत निकल कर आया था, मैं सॉरी इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि टीचर यूट्यूब वाले 2 कौड़ी के हैं। अब वो कौड़ी जानना ना पहचानना, आजकल कोई भी टीचर अगर वहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ तो नॉलेज होगी, जो वो आया है पढ़ाने उसके पास कुछ तो आपका लेकर जरूर आया होगा वो। तो सीजेपी आपका एज एन बहुत अच्छे लेवल पर आई है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस भी आएंगे। बट हमें ये देखना होगा कि पार्टीज़ बहुत सारी बनी भी हैं, पहले भी बहुत सारी पार्टीज़ बनी है देश के अंदर, पर वो पार्टीज़ क्या अपने मुद्दे को बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाती हैं? क्या जिस मुद्दे को वो लेकर आज आए हैं उस लेवल पर वो चीज़ों को आपका करवा पाएंगे? या अब देखो इसमें एक अच्छी बात जो आपने मुझसे पूछी थी, आप बता भी रहे थे कि स्टेट टू स्टेट वो आपका क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर कर जा रहे हैं और स्टेट में आपका वो वहाँ पर अलग अलग जगह जाकर यूथ से मिल रहे हैं। और मीडिया में कुछ जगह ये भी दिखाया उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर बात ही नहीं की जा रही है। मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि भाई कोई और परेशानी चल रही है देश के अंदर। अच्छा, जब तक इस चीज़ के ऊपर आपका बात नहीं हुई थी और इस कंट्रोवर्सी में आपका नहीं आए थे ये कौड़ी वाली, तो तब तक मीडिया के अंदर इस बात पे कोई जायज़ ही नहीं था कि नीट पेपर लीक हुआ है या पेपर लीक के ऊपर कोई बात है, कोई उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था। तो
फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कर जब ये बहुत कंट्रोवर्सी उठी, टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई और सारी चीज़ें निकल कर आई, तब जाकर आपका उनको लगा कि यार ये सही है। अच्छा, अब सीजेपी में हो क्या रहा है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आपका जब जुड़ते हैं ना देश के साथ, तो मूवमेंट बहुत वायरल भी जाता है और कुछ अच्छी चीज़ें आपका उसमें ऐड होने होती जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका अगर मुझे देख के मैं बताऊं तो सीजेपी अपने मुद्दों को अगर लेकर सस्टेन कर पाई और लॉन्ग टर्म समय तक आपका जो है काम कर पाई, तो शायद इस देश के अंदर आपको रेवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। पर कुछ लोग उनको प्रोपेगेंडा से भी जोड़ रहे हैं कि भाई लेफ्टिस्ट की जो पार्टीज हैं वो ये ट्राई कर रही हैं। आपको लगता है ऐसा है या फिर जेन्युइनली उनका कंसर्न है ये वाला कि भाई पेपर्स ना हो लीक? पीयूष भाई, अगर आप इसमें देखेंगे ना, मतलब मैं आपको बताऊं कि प्रोपोगेंडा हमेशा जब भी कोई पार्टी अपोजिट में आता है, इसको बहुत लंबे दूर तक नहीं ले जाते। आप अगर कभी आज देश के लिए कोई काम करने जाएंगे तो आपको बोल देंगे, और अगेंस्ट में आप काम कर दो तो बोल देंगे ये देशद्रोही है। अच्छा, इस देश में सबसे आसान काम क्या है आज के ज़माने में? ये बोल देना कि अगर कोई आपके एक पर्टिकुलर फेवरेट प्लेस पे नहीं जा रहा है या उसके साथ काम नहीं कर रहा है तो आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। इस देश में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो 11th-12th में है, उसको पाकिस्तानी बोला गया है, उसको देशद्रोही बोला गया। क्या बच्चा जो 11th-12th में है, अगर वो अपने राइट्स के लिए कोई डिमांड कर रहा है या उसके लिए खड़ा हो रहा है, तो क्या वो पाकिस्तानी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बच्चा आकर ये कह रहा है कि मेरा पेपर लीक ना हो, मैं घर से आपका तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 2 साल अपना टाइम दिया है किसी चीज़ में, 2 साल यार बहुत बड़ा टाइम होता है। मतलब अगर आप देखें कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम, सब कुछ जा रहा है, और 2 साल के अंदर आप इस चीज़ पर आपका देखेंगे कि यार वो बात ही होती जा रही है और फिर वो नेगेटिव प्रेशर में काम करता हुआ जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो बच्चा आपका बिल्कुल पीयर प्रेशर में जाता जाता है। अब वो क्या हुआ, अब यहाँ से आपका चीज़ें हुई, ये सारा आपका काम करते हुए हमने एक चीज़ और समझी कि बच्चे की जितनी भी आपका मेंटेलिटी थी वो धीरे धीरे कर बिल्कुल ख़त्म होती हुई चली गई। एंटी इंडिया उसकी हो सकती है मेंटालिटी भाई, अगर कोई बोलता चला जाए तो भाई लगेगा ही, तो ये सोचेगा कि मैं कहीं बाहर क्यों ना सेटल हो जाऊं। ये भी आता होगा बच्चों के माइंड में, बहुत आता है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या आता है बच्चों का, कि बच्चा ये कहता है सर जो मैंने बहुत सारे स्कूल में भी आपका देखे हैं शुरू से, तो बच्चों का यही कहना होता है कि यार शुरू से हम कहीं आपका न्यूजीलैंड चले जाएं सर। अच्छा, कनाडा बच्चा बहुत जाता है आजकल, तो कनाडा आपका देखा है ना आपने, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चा आपका जो है माइग्रेट कर रहा है बहुत तेज़ी से, और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई भी जा रही है। आप देखेंगे बहुत सारे आपको वायरल वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जैसे एक समोसे वाला बिहारी भाई एक वायरल हुए हैं बहुत ज़्यादा, समोसा है ना, बिहारी समोसे वाले। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि यार पढ़ भी लेंगे विदेश में जाकर, वहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है, और उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी हो जाएगा। तो बच्चा ये बोलता है, ये मतलब डेली आता है, ऐसा नहीं कि एक दिन कोई आ रहा है, डेली, मतलब कि सर इससे अच्छा तो देश छोड़ दिया जाए। पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार देखो, हमें परेशानियाँ हैं, सारी चीज़ें एक तरफ चल रही हैं, एंटी प्रोपोगेंडा है, एंटी परेशानियाँ, आपका सब कुछ चल रही है, पर एक चीज़ जो देश में है वो ये है कि देश सर्वोपरि है। हम गांधी के देश में रहते हैं। गांधी का देश ऐसे ही नहीं बना कि एक दिन में बन गया। हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को आपका जो है भगा दिया था, और जब भी देश में कोई परेशानी उठी है तो उस परेशानी को धीरे धीरे कर हमने दबाया है या फिर हमने उसे ख़त्म किया है, और उसके बाद हम वापस उभर कर आए हैं। तो कोई अगर समस्या है आज के समय पर, तो आप उसको थोड़ा सा वेट करें उस चीज़ पर, समस्या ये भी ख़त्म ही होगी। तो भाई जो टीचर्स वर्सेस मीडिया का चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इतने बड़े नेशनल मीडिया चैनल्स पे टीचर्स को के लिए ऐसा कहा जा रहा है, जैसे हमने बताया कि भाई टीचर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, और खान सर जैसे टीचर हो गए, कितने महंगे महंगे कोर्स वो बच्चों के लिए कितने कम में ला रहे हैं, फिर उनको फैज़ल खान बना दिया गया एकदम से। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ मीडिया तक सीमित है या इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा भी है कि वो यार अपने एरिया में अच्छा कर रहा है, इतना नाम कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है जो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती? ये पॉलिटिकल ज़्यादा है कि अब पॉलिटिकल एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं टीचर्स के साथ, या फिर ये पर्सनली है, न्यूज़ तक ही लिमिटेड है? इसमें मतलब आप ऐसा समझो कि पॉलिटिकल राइवलरीज अगर आप समझेंगे, देश के अंदर एजुकेशन और हेल्थ में दोनों जगह पॉलिटिशियंस का आपका बहुत बड़ा इन्वेस्ट भी है और से भी है, ये हमें पता है, और ये डेटा आपका निकल के आता है। इंस्टीट्यूट्स में भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो नहीं है भाई, मतलब ये आपके गवर्नमेंट्स में है या कोई प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में आप बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हेल्थ केयर में भी आपका उनका बहुत बड़ा हाथ रहता ही है। मतलब ये हमने देखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बने हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, किसी गवर्नमेंट आपका बिजनेसमैन का कोई स्टेक है, एज एन बिजनेसमैन आपका जाता है। पर जैसे आप फैजल सर हैं, अब फैजल सर उनको नाम कह रहे हैं कि फैजल खान बना दिया उनको, खान सर का आपका एजेंडा खान सर नहीं था। खान सर एक ऐसी एजुकेशन में आपका आए हैं उतरकर, जब शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पढ़ाते भी नहीं थे यूट्यूब पर आकर, तब उन्होंने आकर बहुत यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन दी, और आज उनके कोर्सेज अगर आप देखोगे तो 2000 के 4000 के कोर्सेज वो बनाते हैं,
जिस पुलिस स्टेशन में आपको उनको ले जाया जाता है वहाँ पर उनके ही स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो आप एक टीचर की जो इमेज आपका देखते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर चली गई है। अब फैजल सर को मतलब आपको ऐसा बोल दिया कि खान सर बोल देंगे आपको, दोनों तौर पर निकाल दिया आपने कि खान सर हैं, खान सर को फैजल सर बना दिया और फैजल सर को खान सर बना दिया। तो इंसान आजकल ना आपका जो है टीचर को टीचर ना रखकर वो ये समझ रहा है कि यार इसमें कहीं ना कहीं कोई एजेंडा दे दो, कुछ मसाला मिर्च आपका लगा रहना चाहिए। और मीडिया का आपका काम है टीआरपी लपेटना। टीआरपी में अगर उनको कहीं ना कहीं ऐसा न दे कि किसी कनेक्शन से जोड़ दिया जाए या किसी आपका रिलीजन से जोड़ दिया जाए, तब तक मज़ा कैसे आएगा। तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको भाई कि खान सर सिर्फ एक आपका टीचर ही नहीं है यार, उन्होंने देश के आपका हेल्थ केयर में और बाकी सारी चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो कुछ हॉस्पिटल्स भी उन्होंने खोले हैं। हॉस्पिटल्स की मशीनें आपको कितने करोड़ों की आती हैं यार, और उस जगह पर आपका डायलिसिस से लेकर छोटे छोटे एमआरआई छोटे छोटे पैसों में 100 रुपये में 200 रुपये में आपका पूरा डायलिसिस हो जा रहा है, फिर आप एमआरआई करवा ले रहे हैं उसमें। तो एज एन टीचर अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है समाज को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसके खिलाफ एजेंडा ना बनाकर उसको सपोर्ट किया जाए। पर आपको ये लगता है कि जैसे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी जॉब बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, लेकिन टीचर जब देश के मुद्दों पे बात करने लग जाते हैं अपनी क्लासेस में, तो ये ठीक है या ये नहीं करना चाहिए, स्टिक रहना चाहिए जो उनका काम है कि पढ़ाना बच्चों को, जो नॉलेज देनी है वो दो, मतलब देश के मुद्दों पे ना बात करी जाए, ऐसा ये मतलब करना चाहिए टीचर्स को कि ना करें? ठीक है, अब इसको ऐसा समझते हैं जैसे आप मेरी क्लास में आए हैं, तो यार अगर देश के अंदर कुछ चल रहा है और मान लो बहुत वायरल है, पहले ना अखबार में आती थी चीज़ें, तो हमें बहुत ज़्यादा पता तो लगता नहीं था। तो जब पता नहीं लगता था तो ना उस चीज़ के ऊपर बात होती थी ना कुछ होता था। टीचर अपनी क्लास लेता था, सुबह आया और जो टॉपिक है वही क्लास के अंदर पढ़ा के चला गया। अब एसएसटी टीचर जैसे है या ज्योग्राफी है, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, कोई ऐसा टीचर है जो कि करंट अफेयर्स पढ़ाता है, पॉलिटिकल साइंस है, अगर बच्चा उसके क्लास में आया है तो वो उससे एक बार ज़रूर पूछेगा कि सर आपकी राय क्या है, जो भी अभी चल रहा है मीडिया के अंदर आप अपनी राय रखो। तो टीचर का जो ओपिनियन होता है ना, वो अपना एक पर्सनल इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है आपको। Correct. कि आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको मानना है तो आप मानिए और नहीं मानना तो नहीं मानिए। अब उससे कितने बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये तो उन लोगों के ऊपर है जो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। और देश के अंदर हमेशा जो गुट है वो दो चीज़ों में डिवाइड रहेगा, एक होगा जो कि उस चीज़ को मानेगा और एक होगा जो उस चीज़ को नहीं मानेगा। आप किसी भी चीज़ के ऊपर बात कर लीजिए, आज आप करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे, मैंने करंट अफेयर्स के ऊपर बात की, भाई ने करंट अफेयर्स के ऊपर बात की, हम तीनों अपने अलग अलग ओपिनियन दे के आते हैं, 1/3 1/3 1/3 तीनों में मीडिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि यार इनकी बात भी सही लग रही है, कुछ लोग मेरी बात से एग्री कर जाएंगे, कुछ लोग आपकी बात से एग्री कर जाएंगे। तो टीचर जो भी बता रहा है, मतलब उसका बताना क्लास में जायज़ इसलिए होता है क्योंकि वो जो भी चीज़ कर रहा है वो एक पर्टिकुलर ओपिनियन क्रिएट करना चाह रहा है। अच्छा, इसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी मान लेते हैं हम कई टीचर आए हैं निकल कर, या कोई लोग आपका ऐसे आ गए जिन्होंने अपनी बात रखने के लिए आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया कि यार मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, तो मेरी बात आपका लोगों तक इन्फ्लुएंस हो जाए। तो अब ये लोगों के ऊपर है प्रॉपर तरीके से। अब बहुत सारे ऐसे आपका चैनल्स हैं जिसमें आपने देखा भी होगा और जो बहुत वायरल भी रहते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि विदेशों में बैठकर आपका वो इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को, पर वो भी अपनी एक पॉइंट रख रहे हैं, उनका भी एक पॉइंट है, जायज़ है, और उस पॉइंट पर देश में आपका कैसे चीज़ें आपका ले रहे हैं लोग, वो समझ में आएगी। तो हम हमेशा ये मानते हैं कि यार अगर टीचर आपको क्लास में एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो वो आपको एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, क्योंकि उसने जैसे पढ़ाई की है। मेरे टीचर ने मुझे जैसे समझाया होगा कि यार बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसको तू ऐसा समझा दे, उसके टीचर ने उसको जैसे बताया होगा बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब दोनों के बीच में क्या सामंजस्य बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, बच्चा उसको समझना चाह रहा, नहीं समझना चाह रहा, ये हमेशा आपका रहेगा। और आने वाले समय में भी एक टीचर के तौर पर हमेशा एक बच्चे को सही और गलत दोनों की परिभाषा बतानी चाहिए। ये चूज उसको करने देना चाहिए कि वो कौन सी डायरेक्शन चूज करना चाह रहा है, क्या वो सही तरफ जा रहा है, क्या वो गलत तरफ जा रहा है। और जैसे अभी खान सर के इंस्टीट्यूट में हमने देखा भाई, सबने मतलब कि लोगों ने जो कोचिंग माफिया है उन्होंने भाई तोड़फोड़ करी उधर, और लोग परेशान हुए, स्टूडेंट्स परेशान हुए। तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि जैसे बोले जाते हैं भाई कोचिंग माफिया हैं, ये नहीं चलाने देते, या ये चाहते हैं कि भाई इतना कोई फेमस ना हो जितने खान सर हो गए, या उनका इतना बड़ा बिजनेस या हॉस्पिटल जो भी कह लो खुल गया है, तो ये है एग्जिस्ट करती है? मतलब मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा समझाऊं कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो जो भी आपसे कुछ अच्छा कर रहा होगा या कुछ आपको और वैल्यू ऐड करके दे रहा होगा, उसको माफिया कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार इसने आपका मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर ली है और मार्केट इस तक सीमित रह गया है।
अब इसके बाद कोई भी जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इंसान क्या है आजकल ना, साइकोलॉजी आप समझिए इस बात की कि भाई इंसान बहुत जल्दी से वायरल होना चाहता है, फेम भी सबको चाहिए और सब चीज़ें भी चाहिए। एक इंसान जिसने मेहनत की है, मतलब खान सर को हम सब लोग इसीलिए रिस्पेक्ट भी करते हैं कि वो इंसान आपका बहुत ग्राउंड से उठ कर आया है और उन्होंने मतलब आपका जो भी अपना काम किया है, जो छोटे छोटे लेवल पर आपका अपनी मेहनत की है, वो बहुत बहुत अलग लेवल पर आपका जाके वायरल हुई है। तो अब माफिया को अगर मैं बताऊं कि माफिया एज एन सीन कुछ है, तो यार आप ये कह लो कि दो लोगों के बीच में राइवलरी रहती है तो एक को माफिया कह दिया जाता है कि यार माफिया हो गए। पर हाँ, कुछ जगह हम इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि जैसे कहीं आप साउथ में जाते हैं या कहीं और चले जाएंगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि दो गुटों में लड़ाई हो गई है, दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में लड़ाई हो गई, तो वो माफिया बता दिया जाता है। तो टर्म एज एन माफिया आपका सस्टेन भी बट करता है। ऐसे बिग प्लेयर्स तो होंगे मार्केट में जो जैसे टॉपर्स की फोटो लगा देना, बच्चे वहाँ से पढ़े भी नहीं है उनको पैसे ऑफर कर देना, ये सब तो चल ही रहा है। बिल्कुल। और कोई तो मैं वीडियो देख रहा था, वो कह भी रहे थे कि जो पेपर लीक है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो कि भाई अपने रिजल्ट अच्छे करने के लिए लोग पेपर लीक करवा रहे हो कहीं ना कहीं कनेक्शन निकाल के, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब इसमें भाई आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपका ऐसा कर रहे हैं तो वो हर बार कुछ जगह हैं जहाँ से आपका चीज़ें वायरल हो रही हैं। अब मैं इस चीज़ को ऐसा समझ लो कि अगर मैंने आपका अपनी कोचिंग में पेपर दे दिया, 2-4 बच्चे मेरे आ गए, मेरा नाम बढ़ गया, तो उससे बिजनेस तो ऑब्वियस ही बात है मिलेगा ही मिलेगा और शायद आपका लाखों बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। पर हमें ये चीज़ भी आपका समझ में आई है कि ये पेपर पहली बार लीक नहीं हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ 5-6 सालों का डेटा उठाकर देखें, 70-80 से ज़्यादा पेपर लीक हैं। आप SSC GD का पेपर देख लो, आप पेपर चाहे नीट का देख लो, चाहे आप उसके अलावा कोई और छोटे से छोटा पेपर उठा के देख लो। इनफैक्ट CUT में हमने बताया बच्चों को कि CUT पेपर आपका लीक नहीं है, कुछ नहीं है, पर बच्चों ने हमें उसमें भी बोला कि सर कई जगह सिस्टम काम नहीं किए। एक दिन ऐसी भी शिफ्ट आई बच्चों की जिस शिफ्ट में बच्चों को वापस भेज दिया गया, 2 घंटे वेट कराया गया बच्चों को और उनसे बोला गया कि हम अभी पेपर कराएंगे और 2 घंटे बाद बच्चों को बोला कि आप चले जाओ। अब अगर इसके अंदर आपका बच्चा ये समझ रहा है कि यार मैं 2 घंटे एक एजुकेशन पे आपका लगा कर आया हूँ, मैं पढ़कर गया था, उसका पूरा दिन माइंड स्ट्रेस रहा, तो सारी चीज़ें आपका इन चीज़ों पे ऐसा समझ लो आप कि बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर हो जाता है और लोग फिर आपका ये चाहते हैं कि यार अगर हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका ग्रो कर जाए इन सब के बीच में, या मेरा एक इंस्टीट्यूट आपका जो है बहुत तेज़ी से आपका उठ जाए, तो उसमें बुरा नहीं है। पर अगर मैं फिर से एक बार बाद में यही बोलेंगे आपका इस चीज़ को कि यार अगर कोई एक पर्टिकुलर आपका चीज़ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे आपका कोई और इंडस्ट्री है, उसमें सबको बराबर में आपका जो है बंटवारा देना चाहिए, सबको आपका ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। तो पर जो ये चीज़ हो रही है इंस्टीट्यूट्स के बीच में, ये कहीं ना कहीं है तो खराब ही सोसाइटी के लिए। बिल्कुल खराब है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कोई और नहीं पिसता, बच्चा आपका इन्फ्लुएंस रहता है। एज एन पेरेंट्स मैं पैसा देकर आता हूँ ना कोचिंग के अंदर, तो मैंने देखा 4 बंदे इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, तो मैंने इसी की तरफ अपना बच्चे को डाल दिया, ये बिना सोचे समझे कि क्या इस इंस्टीट्यूट के अंदर कोई वो टीचर आता है जिससे मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है। अच्छा, ये बहुत चलता है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि जो बड़े आपका जो है प्लेयर्स हैं, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत वायरल टीचर्स होते हैं जिनसे पढ़ के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो उनके नाम पर आपका बच्चे को एडमिशन दिलवाया जाता है। अब उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 10 अलग अलग जगह चैनल हैं या 10 अलग अलग जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, क्या वो टीचर हर जगह वहाँ पर जाकर पढ़ाकर आता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। पर बच्चे को एडमिशन उसी के नाम पे दिलवाया जाता है और बच्चा फिर बाद में इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्या करता है, परेशान रहता है कि यार वो टीचर नहीं आया। अब वो अपना सिलेक्शन ये बेसिस पर नहीं देख रहा है कि मेरी मेहनत कम हुई या मैंने आपका मेहनत कम की, ये बेसिस पर नहीं हुआ। अब वो सिलेक्शन इस बेसिस पर देख रहा है कि मुझे उस टीचर ने नहीं पढ़ाया, अगर वो टीचर मुझे पढ़ा देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। करेक्ट। तो यहाँ पर आप हमेशा ये देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को आपका इन्फ्लुएंस कर और वो बच्चा आपका वहाँ पर जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि कितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, कितना क्या है। वो ये देखते हैं कि यार 4 बच्चे निकले हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, इसका नाम ही होगा, हर साल रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं, AIR 1 भी इससे आ रहा है, 2 भी इससे। अच्छा, इसमें इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, AIR 1, AIR 2, AIR 3 तो 3 ही है, सब इंस्टीट्यूट सब क्लेम कर देते हैं। तो 3 टॉपर इतनी सारे इंस्टीट्यूट से कैसे पढ़ रहा है? अब किसी ने आपका जो है, अगर हम UPSC के लेवल पे बात करते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने ये देखा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है A, एक है B, एक है C, एक से उसने टेस्ट सीरीज ले ली, एक पे उसने मेंस आंसर राइटिंग दे दी, एक में वो प्रीलिम्स लिखने चला गया। अगर उसने जरा सा भी आपके यहाँ रजिस्टर भी किया है तो मतलब वो आपसे पढ़ा हुआ है। वो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ आया था, इसने रजिस्टर किया था,
तो अब इसको आप लगा दो, क्या अभी दिक्कत आ रही है? रिसेंटली पीडब्ल्यू की कंट्रोवर्सी हुई तो थी, जितने उन्होंने नंबर क्लेम करे थे और फिर लिस्ट आउट कर दी थी। तो एक सर थे, अमित सर, आपने देखी थी वो अमित controversy? किलोलकर सर, हाँ, देखा उन्होंने फिर पूरा चिट्ठा खोल दिया कि भाई ये तो इन्होंने तो सिर्फ टेस्ट लिए हैं तुम्हारे यहाँ, पैसे दे के तो कोई सा है ही नहीं। अमित सर मतलब आपका उस केस में, मतलब मैं बहुत जेन्युइन मानता हूँ उनको कि वो जब भी आपका किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करते हैं तो उनके पास फैक्ट्स और डेटा बहुत होते हैं, और उन्होंने हमेशा जो भी आपका बच्चों के फेवर में हुआ है उस चीज़ के ऊपर काम किया है पहले से। वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो, तो उन्होंने आपका जो है धीरे धीरे कर किसी, अब जैसे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को अपन आपका ये नहीं कहेंगे कि कोई इंस्टीट्यूट आपका गलत कर रहा है सही कर रहा है, पर क्या सही है क्या गलत है ये बच्चे के सामने ज़रूर आना चाहिए। तो अमित सर ने जो आपका बताया वो एकदम जेन्युइन फैक्ट्स थे, और जेन्युइन फैक्ट्स के बेसिस पर आपका चीज़ें कर दी उन्होंने। आप किस तरीके से देखते हो भाई अपने प्रोफेशन को, कि आपके मतलब आप नहीं इन पर्टिकुलर, बट क्या टीचर्स भी पैसे से इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई कोई इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ आ जाओ मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, बट वो मॉरली करेक्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा करप्ट इंस्टीट्यूट है, या आपको जैसे हम सुनते हैं ऐसा कि हॉस्पिटल लाइन, मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स को ऐसा टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने इतने टेस्ट तो आपको करवाने ही है, या इतने दिन पेशेंट को रोक के रखना ही है, भाई बिल भी तो बनवाना है, आपके पैसे कैसे निकालेंगे हम। तो ऐसे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी होता है कि भाई अगर किसी टीचर को पैसे दे के इतने अच्छे टीचर को अपने इंस्टीट्यूट लाए हैं तो उस पर थोड़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई आपको थोड़ा एक्सपेंसेस निकलवाने हैं या इतने बच्चे लेकर आने हैं, ऐसे कुछ प्रेशर क्रिएट करा जाता है। और क्या टीचर्स भी पैसा देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इस इंस्टीट्यूट ज़्यादा पैसे दे रहा है, मैं चला जाता हूँ, ऐसा होता है? यार भाई ये ना प्राइवेट है, एक सेक्टर है पूरा, और जहाँ 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं ना वहाँ इंसान जाता ही जाता है। सब अपनी फैमिली को आपका पालने के लिए लगे हुए हैं, और ये बहुत रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका खासकर इसलिए रहता है क्योंकि अगर मान लो मुझे एज एन आज आपका 10 रुपये मिल रहे हैं, अब एक चीज़ उसमें आपकी टैग छोड़ देता हूँ मैं, जब आपने बोला कि वो मॉरली सही नहीं है, अगर मेरे अंदर एथिक्स हैं और अगर मैं आपका सही इंसान हूँ तो नहीं जाऊँगा। अगर एथिक्स बिल्कुल ही आपका बेच खाए हैं, बिल्कुल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों की तरफ, बीच इंस्टीट्यूट मतलब बीच आपका कोर्स चल रहा है उसमें से आपका चले गए आप, तो फिर तो ये जेन्युइन बिल्कुल नहीं है। पर ये होता है, बाकायदा होता है, हमने सबने देखा है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर बाकायदा एक सेशन चल रहा होता है, कहीं से उसको 10 रुपये ज़्यादा आते हैं। अब ऐसा देखो, इसमें ना नाम की आपका बड़ी वैल्यू है। आजकल सारा खेल आपका नाम का हो गया, नंबर्स का हो गया है। कोई टीचर चाहे भले ही ऐसा हो कि बहुत अच्छा आपका ना पढ़ा पा रहा हो या उसकी चीज़ें ना हो, बट अगर वो वायरल है तो उसको कहीं ना कहीं लेकर आएंगे अपने पास, और लेकर आकर बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास ये टारगेट है, तुमने मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक्स कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर एक टीचर को लेकर आया गया और उनको बोला गया कि आप क्या करें, आप यहाँ पर इतना कोर्स आपको बेचने हैं, इतना काम करना है, और इतने दिन में इतने अगर कोर्स आप बेच पाए तो उसके आपको रेवेन्यू निकाल कर देने। तो अब उस टीचर के ऊपर प्रेशर क्या है? पढ़ाने का प्रेशर नहीं है, पढ़ाने का प्रेशर तो बहुत खत्म पीछे चला गया, वो बहुत अच्छा पढ़ा कर आया एक जगह, पर वो पढ़ाने का प्रेशर आपका चला गया बहुत दूर। अब उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे कोर्स बेचने हैं। तो जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, या जेन्युइन उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी पढ़ाने वाली, वो बहुत पीछे रह गई। अब उसकी आपका जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? मुझे कोर्स बेचना है। तो पैसा लेकर आपका आप चले तो जाएंगे, शायद वहां आप किसी एक जगह पर आपका अच्छा कर रहे हो, शायद ज़्यादा बच्चों के साथ कांटेक्ट कर पा रहे हो, बट दूसरी जगह अगर आप नहीं पहुंचे वहां पर, तो वहां शायद जाकर आप दब जाएंगे, कोर्स बेचने में ही आपका टाइम निकल जाएगा। जो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपने बच्चों को प्रण लिया था, जब आप टीचर बनते हैं ना, तो टीचर में बहुत, जैसे मैं आपका पर्सनल बताता हूँ अपने को, कि जब टीचर के बेसिस पर जाते हैं तो रात को बच्चा अगर मुझे मैसेज करता है ना, तो मैं रात को भी उसका रिप्लाई दे रहा होता हूँ इंस्टाग्राम पे कि यार सर आज ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या इस क्वेश्चन ने आपका जो है थोड़ा परेशान किया है, तो उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हमेशा रहेंगी। अगर आपने एक टीचर बनने से पहले ये सोच लिया है कि आप कुछ अच्छा कर कर आएंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि यार कुछ अच्छा ही आपका जो है होने वाला है। पर अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ शिफ्ट करना है, तो वो तो चलता रहेगा, और वो आज से नहीं चल रहा है भाई, ये अब तो क्योंकि हम पता इसलिए लग जाता है हमें, क्योंकि हम बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़माने में, ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे फेमस होना भी टीचर्स का एक टारगेट बन गया है, क्योंकि हमने देखा है कि टीचर्स पढ़ाते कम है, अलग अलग स्टाइल की बकचोदी ज़्यादा करते हैं कि भाई मेरी कोई सी रील कट जाए, कोई सा कुछ कर जाए। मतलब कुछ टीचर्स, हम भी जब ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे, कुछ टीचर्स का जेन्युइन स्टाइल होता था, पता चलता था कि यार ये ह्यूमर के साथ पढ़ाता है, ये चीज़ बढ़िया समझाता है। कुछ टीचर्स होते थे जो बच्चों के फेवरेट होते थे, बट आजकल
हम देख रहे हैं कि भाई टीचर्स अलग ही लेवल की कॉमेडी कर रहे हैं, अलग ही लेवल के रिप्लाई दे रहे हैं, अलग ही लेवल की बातें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी रील कट जाए। तो ये भी एक पीयर प्रेशर बन गया है कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए, फॉलोअर्स क्रिएट करने के लिए। ये एक चीज़ जो आपने बोली बहुत सही है, जेन्युइन भी है आज के ज़माने में, कि प्रेशर इस चीज़ का नहीं है कि हमें पढ़ा के आपको कुछ करना है, हमें मतलब वो फॉलोअर गेन करने हैं ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और टीचर एज एन आज टीचर के बेसिस पर, जैसे अभी भाई बोल रहे थे कि क्या वो सिर्फ पढ़ाने तक रेस्ट्रिक्ट रह गया, नहीं, बच्चा उससे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि यार मेरा जो टीचर है वो एंटरटेन भी करे। एक टीचर है और वो पूरे वो है गंजे हैं और वो पूरा डांटते हैं भाई सामने रील में। पूरा देखा आपने वो गंदे गंदे तरीके से पूरा, मतलब ठीक है। एक तो वो होते कि कोई चीज लाइव कर याद करनी है तो गाना बना दिया, कह दो ना पालश टू। यार ये बहुत खतरनाक लेवल पे भाई। टीचर तो हमारे जैसे लोगों का करियर खाने पे तुले कि भी अब टीचर ही करेंगे तो हम क्या करेंगे। अब देखो इसमें ये है कि यार हर इंसान आपका ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा बना दूं, गानों को जोड़कर आपका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे कुछ वायरल हो जाए। तो कई टीचर हैं जो ह्यूमर दिखता है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि यार इसने कुछ ऐसा काम किया है। जैसे खान सर का ह्यूमर जेन्युइन दिखता है, वो तो कपिल शर्मा पे भी आके हंसा देते हैं। बिल्कुल। कुछ का लगता है बहुत ही फोर्स्ड है। हाँ, अब वो उसमें 2-3 चीजें हैं कि यार मुझे फॉलोअर भी गेन करने हैं, मुझे चीजें भी करनी है। अच्छा, इसमें एक्सपेक्टेशन बड़ी मारी हुई है, क्योंकि आप एक बच्चे को देख तो रही है। पहले हमारे जमाने में और आपके जमाने में टीचर क्या करते थे, सामने जाते थे, बैठते थे, कुछ क्वेश्चन पूछे, यार अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं आया तो कुछ मुझे पिट भी जाऊंगा मैं या कुछ नहीं करूंगा, तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता था। अब ऑनलाइन में क्या हो गया है कि भाई बच्चा आपका कुछ भी पूछता है, वो क्लास में इनफैक्ट आप देखोगे ना आके तो कभी कभी गाली भी लिखता है। अच्छा, ऐसा भी जाता है। और गालियां भी आपका ऐसी नहीं, कुछ छोटी मोटी गाली चल रही होती है, अच्छे लेवल पर गाली चल रही होती हैं। और ज्यादातर चैट्स आप देखोगे तो चैट्स में क्या चल रहा होता है, यार आईडी दे दियो अपनी, यार मुझे इंस्टाग्राम आईडी दे जा अपनी, है ना। हम मतलब लिटरली आपका ये देखते हैं कि बच्चा आपका जो कुछ आता है, जो कुछ पढ़ने वाला है, वो जेन्युइनली पढ़ रहा है, बाकी तो कि मुझे आईडी बना दो। और ऐसा लगता है भाई, मैंने अपनी क्लास के अंदर एक नाम दिया हुआ है, प्रधानमंत्री रिश्ता बनाओ योजना। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई आओ रिश्ते बनाओ। मेरा मतलब ये मानना है कि यार अगर कहीं से कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो किसी का रिश्ता ही बन जाए, मैट्रिमोनियल साइड बना दिए। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, इसको कहीं ना कहीं ऐसे भी देख सकते हो। आपकी टीचर के ऊपर प्रेशर ये रहता है कि यार एक तो बच्चे को एंटरटेन करना है, ये मुझे बोर ना लगे। और बच्चा भी आजकल टीचर को जज वैसे ही कर रहा है कि ये टीचर है, मजा कहाँ आ रहा है। पढ़ाने वाला टीचर आपका नहीं देख रहा बच्चा, उसे पसंद ही नहीं है। एक टीचर जो 10 बच्चों को पढ़ा रहा होगा, बहुत जेन्युइन पढ़ा रहा होगा, बच्चा उसकी क्लास में जाके कुछ भी लिख देगा कि यार ये तो मजा नहीं आ रहा, पढ़ाता नहीं है, तुझे नहीं पढ़ाता। और एक टीचर जो आपका कुछ भी बिल्कुल बकैती के आपका नाम पर फुल मौज कर रहा है, तो उसकी क्लास में जाके लिखेंगे कि यार ये है टीचर, इसकी क्लास में मजा आया। तो ये कंट्रोवर्सी पे प्रेशर पूरा है। मतलब आज के ज़माने में सिर्फ पढ़ाने का प्रेशर है ही नहीं, आज के ज़माने में प्रेशर है एंटरटेनमेंट का, पढ़ाने का, और साथ साथ ट्रेंड फॉलो करने का और कोर्स बेचने का, और बच्चे बढ़ाने का ही। भाई रील जितनी रील फेमस होगी उतने बच्चे बढ़ेंगे। तो भाई अगर आप बता सकते हो एक रफ फिगर कि जैसे खान सर हो गए या एनवी सर हो गए, इनको हमने कपिल शर्मा पे कहते सुना कि भाई 600 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं, 100 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं, ये तो चलो पीक हो गए, या अलग सर हो गए। एक नॉर्मल एवरेज टीचर जिसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर टीचर है, वो कितने पैसे कमा सकता है ताकि लोग अगर इस प्रोफेशन में घुसना चाहें तो कितना स्कोप है इसमें? यार एज एन टीचर आज कोई अथा नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं भाई, अगर ऐसा है कि कोई टीचर, अब इसमें ना टैग के ऊपर बात आ जाती है, कोई IITian है और बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, जिसको वायरल भी हो रहा है और सब कुछ है, तो एक्स एन अमाउंट आपका जो है कुछ लाखों में मिल जाता है, लाख तक आपका आप जा सकते हैं। करोड़ों वाले अमाउंट तो एक टाइम पे पता नहीं, मुझे तो यार मैं तो बहुत ग्रोइंग फेज में हूँ, मैं तो लाख तक ही आज सोच पाता हूँ। और एक लाख भी कितने लाख, 10, 20, 50, 60 20-25 लाख आप मान लो, 20-25 लाख एक बहुत एवरेज है जिसपे आपका अच्छा पर मंथ नहीं होता, ये पूरे साल की सैलरी आती है यार। पर मंथ तो आपका जो है तो पर एनम तो ये जाके 2.5 करोड़ ही हो गया, 2.5 करोड़ ही हो गया बैठिया। अब ये उनके लिए है जो कुछ लिमिटेड, जो खुद भी अच्छे पढ़े लिखे हैं और वायरल भी है। और कोई एवरेज है अगर, तो एवरेज का तो फिर भाई वही चलता है आपका कि महीने में बेचारे को अगर हज़ारों में भी आपका काम करना पड़ जाता है। अच्छा, कुछ 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे भी काम चल रहे हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो गुड इनफ लाखों वाले पैकेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है टीचर की? ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो टीचर, अब ये एक्सपीरियंस वाला खेल खत्म हो गया भाई। अब आ गया है कि वायरल कितने हो आप, आपकी क्लास में बच्चा कितना पसंद करता है आपको। अब बच्चे की डिमांड पे टीचर लेकर आया जाता है। बच्चा जो डिमांड करेगा, मान लो अगर आप उन्होंने बोला कि यार पीयूष भाई को आपका जो है लेकर आना है,
कि पीयूष भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पीयूष भाई भले ही पीयूष भाई ने आपका जो है 2 चैप्टर कम कराए हों, 8 ही चैप्टर पढ़ा के गए 10 में से, बट अगर बच्चा पीयूष सर से पढ़ना चाहता है तो पीयूष भाई को लेके आओ क्लास के अंदर। अगर पीयूष भाई ने बोला कि मुझे 50 लाख चाहिए तो दो 50 लाख। अब वो खेल ही नहीं रह गया कि मतलब हम टीचर डिमांड तो बाद में करेगा, पहले बच्चा डिमांड करता है, बच्चे के ऊपर रखा जाता है कि तुम बताओ तुम्हें किस टीचर से पढ़ना है। भाई पूरा चेंज हो गया एक तरीके से। पहले तो टीचर मतलब अपने हिसाब से ही चलते थे, बिल्कुल। कभी भी पेल दिया बच्चे को, कैसे भी कुछ भी कह दिया, ये हो जाता था। अब मेरे ख्याल से वो नहीं हो सकती ना चीज, आप भी देखते होगे। मारना तो आप छोड़ ही दो। एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऑनलाइन में आपका एक सहूलियत ये हो गई है कि बच्चा हमें दिखता तो है नहीं, तो बच्चा पढ़ रहा है बैठकर या क्या कर रहा है वो तो आराम से आपका बैठा हुआ है और तसल्ली के साथ आपका जो उसने अब कई जैसे हम क्लास में कई बार वीडियो कॉल कर लेते हैं बच्चों को, तो वो इतने कच्छों में बैठ के आपका पढ़ाई कर रहा होता है बेचारा। तो उसको क्या है कि भाई कैसे भी पढ़ रहा है, कोई क्लास में बैठ के सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका कोई प्रेशर नहीं है। पर जब बात आएगी पढ़ाने की तो वो फीडबैक देता है टीचर को। अच्छा, आजकल फीडबैक सिस्टम भी है टीचर्स के कि टीचर्स आपका जो है कैसा कर रहे हैं, उनको कैसा रखा गया, उनका फीडबैक आते हैं। अब टीचर फीडबैक नहीं देता बच्चों को, बच्चा फीडबैक देता है टीचर को, क्या अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा नहीं कर रहा है। पहले हम पीटीएम में जाते थे तो पापा घर से वहीं से मारते हुए लेके आते थे, अच्छा नहीं करा तूने, चल अभी आज मारो, सबके सामने पिटते थे। अब उल्टा होता है, अब टीचर बताता है कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है स्कूल के अंदर, ये टीचर आपका कोचिंग के अंदर अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो इसे चेंज करवाओ। और बच्चे की बात सुनी जाती है बाकायदा। अब जो पावर है वो बच्चे के हाथ में। तो ये अच्छा है कि नहीं है? यार दोनों केस हैं। मतलब ऑनलाइन में आपका बैठे हुए बच्चों के ऊपर आपका अगर आप देखेंगे तो उनके पास चॉइसेस हैं, उनकी वो चॉइस कि किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, किस इंसान को आपका अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो उनके हाथ में है। और बुरा इसलिए है क्योंकि फिर टीचर को ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो इस काम में अच्छा जो पढ़ा सकता है या जो अच्छा कर सकता है वो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है और फिर वो बाकी चीज़ों में आपका ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और बच्चों को जैसे आजकल मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, अलग अलग तरीकों का रहता है। हाँ। दोस्तों का अलग, पढ़ाई का अलग, पेरेंट्स का अलग, और जो ट्रेंड भी फॉलो करते हैं आजकल तो बच्चे अलग अलग तरीके के। तो आप कैसे साइकोलॉजिकली कैसे आप बच्चों को गाइड करते हो कि भाई इस टाइम पे ऐसे चलना चाहिए? यार मैं ना सबसे पहली बात जो बच्चों को बोलता हूँ वो रहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन अपनी मार दे बिल्कुल एकदम। अच्छा। पीयूष भाई इसमें ये होता है कि एक्सपेक्टेशन में ऐसा है कि अभी कई बच्चे हैं, जैसे एक क्लास में फॉर एग्जांपल के तौर पर 100 बच्चे हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो 100 बच्चों को, और उन 100 बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। आप यकीन मानो कि 9th क्लास का 10th क्लास के बच्चे के पास आजकल के ज़माने में अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, और कई बच्चा ऐसा है जिसके लाखों फॉलोअर हैं। बच्चे के बता रहा हूँ, मेरे खुद के नहीं होंगे, मैं तो हज़ारों में हूँ, तो कई किसी बच्चे के लाखों फॉलोअर हैं। अब दूसरा बच्चा जो क्लास में रहता है वो ये सोचता है कि यार मुझे ना सबसे पहला काम ये करना है कि इसकी बराबरी करनी है, पढ़ाई पे ध्यान बाद में उसका। वो ये सोचता है कि यार अच्छा कुछ बच्चे जेन्युइन आते हैं क्लास के अंदर के पढ़ेंगे, तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि यार जो तुम्हारी सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशन है ना, इन्हें मार दो। और जिस पे फॉलोअर है वो भी अकड़ में रहता होगा क्लासरूम में, या मतलब जब भी वो तो टीचर को ही कुछ नहीं समझता होगा कि मैं अगर कुछ बोलोगे तो मैं भी वीडियो बना दूंगा आपकी। और ये हमने बहुत केसेस में देखा है कि हम जब मानते थे कि टीचर्स अपने लेवल पे हैं, टीचर चाहे कुछ भी हो, आज टीचर से लड़ के आ जाते हैं कि बाहर देख लूंगा तुझे, स्कूल के बाहर। ये बहुत चलता है आजकल कि हाँ अरे बकायदा होता है बहुत कि यार बाहर निकलियो, तू बाहर मिलियो, तुझे देख लूंगा बाहर। तो वो रहता क्या है कि वो जिस बच्चे के पास पावर है, जिसने आपका देख लिया, कुछ बना लिया अपना अच्छे से और वो वायरल कर लिया। अब देखो इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर तेरे मान लो फॉलोअर हैं तो तू कुछ अच्छी कॉज में लगाना इसको। तू अपने जो आपके स्कूल की परेशानियां हैं या उन चीज़ों का उससे कोई यूनाइट करने की कोशिश कर। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत गाँव में पढ़ते हैं पर उनके फॉलोअर अच्छे हैं, तो मैं ये बोलता हूँ उनको बच्चों को, मैंने कई बार सजेशन भी दिया है कि यार तू इसका जो इस्तेमाल है अपने फॉलोअर्स का, यहाँ पर कुछ रिसोर्स लाने में, कुछ एमिनिटीज़ लाने में इस्तेमाल कर। और लिटरली आपका कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ हज़ारों फॉलोअर हैं, उन्होंने जिन्हें बिहार जैसे गाँव में, मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्सनल आपका जो है मैंने बच्चे को सजेशन दिया था और उसने इंप्लीमेंट किया है। उसने अपने गाँव में बाकायदा पढ़ने के लिए छोटे छोटे स्कूल और चेयर्स मंगाए थे जितनी उसकी इनकम आती थी उस सोशल मीडिया से। अरे वाह। और सोशल मीडिया के ज़माने में उसने अपने स्कूल्स में ये छोटी छोटी चीज़ें लाके स्कूल, अगर मान लो कहीं भाई टीचर ये तो सब सरकार का काम था। अब जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इसमें, सॉरी मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा डाइवर्ट जा रहा हूँ। कई सारे आपका जो है स्कूल्स आजकल के ज़माने में जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा शायद कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कई हज़ारों स्कूल आपका बंद किए गए हैं। रीज़न ये था कि भाई बच्चे कम हैं, रिसोर्सेज हमें ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, एज एन हमारे पास आपका जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, हमारे पास पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है। एक मतलब बच्चे वहाँ पे 3 आते हैं और टीचर वहाँ पर 4 हैं। अच्छा, तो ये बोला गया, पर इससे होगा क्या, जो हमने एक अभियान आपका चलाया था सर्व शिक्षा अभियान, वो बहुत पीछे रह गया।
अब क्या हुआ कि 4 स्कूलों को जोड़ दिया और 4 स्कूलों को जोड़कर एक स्कूल आपका बना दिया। अच्छा, है ना। तो 4 स्कूलों को जोड़कर एक स्कूल तो बना दिया, पर एक स्कूल जैसे आपके 1 किलोमीटर पे था, दूसरा स्कूल अब जो बच्चा 1 किलोमीटर वाला है वो ट्रैवल करके 6 किलोमीटर जाता है। एक तो पहले इंटरेस्ट खत्म था बच्चे का, और वो खत्म इंटरेस्ट में आपने क्या कर दिया, उसको 6 किलोमीटर और ट्रैवल करवा दिया। वो पहले ये कहकर तो आ जाता था कि गाँव में स्कूल है, खिचड़ी मिलेगी खाने को, कुछ दलिया मिल जाएगा खाने को, कुछ न्यूट्रिशन मिलेंगे। हमने जब स्कूल्स आपका खोले थे तो हमारे 2 एम थे, एक तो बच्चे को पढ़ाई मिल जाएगी और एक उसके अंदर न्यूट्रिशन आ जाएगा। और दोनों ही आपका क्या करते हैं, डेवलपमेंट में हमें सपोर्ट करते हैं। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट को देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स में आपके यही तो आते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों प्रायोरिटी हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ आपका दोनों अगर आप रखेंगे तो वो स्कूल, एक स्कूल आपका जो है सपोर्ट करता था दोनों चीज़ों को। अब आप बंद करेंगे तो वो बच्चा क्यों जाएगा 6 किलोमीटर करके ट्रैवल, नहीं जाता बच्चा आजकल ट्रैवल करके। और उसे क्या लगता है, उससे बोलो कि अगर पढ़ ले, जाके 6 किलोमीटर चला जा तू पढ़ने, सर क्या करूँगा पढ़ के, यहीं पढ़ लूँगा, ऑनलाइन देख लूँगा, क्लास आपका हो जाएगा किसी स्कूल में ऑनलाइन। बच्चा इस लेवल पे है कि अगर आप उसको 12th के बाद मैं ये बोल दूँ कि ग्रेजुएशन पे चला जा तू, तो ग्रेजुएशन बोलता ओपन स्कूल में एडमिशन ले लेता हूँ। आजकल गांव में और छोटे शहरों में भी सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि छोटे छोटे बच्चे फिर वही व्लॉग बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेसिक नींव ही नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे अपनी। एजुकेशन ना एक बहुत, मतलब भाई हमें, आपने सबने हमने देखा होगा कि एक बहुत बेसिक नीड है। बेसिक नीड इसलिए है क्योंकि हम जो अपनी नींव तैयार करते हैं, जैसे पहले नैतिक शिक्षा की एक किताब आती थी, अगर आपको याद हो तो, 2री 3री में, उसमें ये बताया जाता था कि यार अपने मतलब सुबह उठ के सबको नमस्ते करना है, गांव में किसी से निकल जाओ तो उसको नमस्ते करते हुए जाना है। तो वो सब चीज़ें ना आपका ख़त्म हो गई हैं। अब क्या हो गया है, अब ना किसी से बात करता है, ना राम राम, ना दम दम, कुछ नहीं, बस भाई चलते जाओ, अपने ब्लॉग मेरा बना दूंगा, इससे वायरल हो जाऊंगा, और हो भी रहे लोग आपका जो है वहाँ पे छोटे छोटे जगह पे आपका जो हो रहे हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में है और उनको देखकर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे उनकी बेसिक ही वो ही नहीं, एजुकेशन खत्म हो रही है, बेसिक एजुकेशन, बेसिक मॉरल्स है ही नहीं। बिल्कुल। और वो बेसिक एजुकेशन हमने ना बहुत पीछे छोड़ दिए यार। मतलब हम, आप ऐसा समझो भाई कि हमें जो चाहिए ना कि यार समाज का एक सिविक सेंस, जिसको आजकल के ज़माने में जेनजीज में बोलते हैं, वो सिविक सेंस बहुत पीछे रह गया कि आपको क्या करना है, अगर कोई दिख जाए, अगर कोई साफ सफाई रखनी है, बेसिक एम्यूनिटीज़ की आपका ये मिल जाना चाहिए आपको। कोई अगर जा रहे हैं कहीं से तो किसी को सॉरी बोल दिया लड़ाई में, आजकल तो लड़ने पर जा जाते हैं तुरंत ही कि भाई इसको लड़ ले पहले तू। तो किसी को सॉरी बोलने में कितना टाइम लगता है यार पीयूष भाई, 2 मिनट आपने बोल दिया कि यार मैंने सॉरी बोल दिया तो चलते बनो, सब चीज़ें भूल गए कि पहले इसको देखूंगा। तो वो बेसिक एजुकेशन का जो आधार था वो बहुत पीछे रह गया। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप क्या कैसे बच्चों को साइकोलॉजिकली गाइड करते हो, कि मेंटल प्रेशर बहुत रहता है बच्चों पे आजकल के ज़माने का, सोशल मीडिया का अलग, पढ़ाई का अलग, पेरेंट्स का अलग, फैमिली का अलग और फ्रेंड्स का अलग। तो अब आप कैसे गाइड करते हो कि आजकल के टाइम पे कैसे चलना है, मतलब क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, कैसे अपने आप को ठीक रखना है? देखो, मैं जैसे अभी बता रहा था पीयूष भाई आपको, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मार देनी है, कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि यार मुझसे कोई अच्छा कर रहा है या ये करना है। देखो, एक अच्छा मतलब आपका जो है कॉम्पिटिटिव वाला आपका जो है अगर वो है अप्रोच तो बढ़िया है। पर अगर आप ऐसा कर रहे हो कि यार उसको कि नहीं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अलावा मैं ऐसा मान लूँगा कि ये मेरा राइवलरी है, तो दिक्कत है। आपको कंपटीशन खुद के साथ है। ये जब हम जाते थे ना, एसएसबी में भी जाते थे, तो वहाँ पे भी हमको बताया जाता था यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर। आप अपने हिसाब से अपना टारगेट करते चलो, आपको अपने हिसाब से आपका चीज़ें करनी है और आप अपने आप को आपका जो है सेल्फ इम्प्रूव करने में लगाओ अपना टाइम। दूसरा, एक मैं ना बहुत रिलीजियस इंसान हूँ, तो मैं वैसा बताता भी हूँ कि जैसे कभी पता नहीं आपका ये मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, मैं अभी तक तो गया नहीं हूँ, पर प्रेमानंद जी महाराज को आपका जो थोड़ा सा फॉलो करता हूँ और मैं बताता हूँ बच्चों को कि यार तुम भी आपका अगर जैसे चाहे किसी भी धर्म से आते हो, तुम अपने अपने धर्म में कुछ अच्छा आपका जो है नाम जप कर सकते हो, थोड़ा टाइम निकालो, मेडिटेशन करो। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम ही लगा देना उसमें, पर जो भी तुम 10-15 मिनट आपका डेली बेसिस पर इसको करना शुरू करो, वो करना। एक और चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो ये हो गई है पीयूष भाई, इसमें आपका ऐसा समझेंगे अपने शोभन भाई कि बच्चा ना आजकल सिर्फ बैठा रह जाता है। कैसे बैठा जाता है कि पूरे दिन फ़ोन पे है, या तो स्क्रीन टाइम फुल है और वीडियो गेम खेल रहा है या कुछ कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो गई है बिल्कुल नील। तो मैं सबसे पहला आपको जो बोलता हूँ बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि एक ऐसा स्पोर्ट्स आपके पास जरूर होना चाहिए जो आपको बहुत अलग लेवल पर खेलना चाहिए, मतलब प्रोफेशनलिज्म में खेलो उसको, या तो स्टेट खेलो या डिस्ट्रिक्ट खेलो या फिर आप उसके लेवल नेशनल लेवल पे जाओ। मैं आज भी आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में इंगेज जरूर रहता हूँ और मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि फिजिकली जितना तुम थकोगे ज़्यादा, उतना तुम्हारा दिमाग जो है वो काम ज़्यादा करेगा, अच्छी नींद आएगी रात को, ज़्यादा थॉट्स नहीं आएंगे दिमाग में। और फिजिकल एक्टिविटी होने में हमेशा अच्छी बात यही होती है कि आपके दिमाग बहुत ज़्यादा जगह नहीं चलता। थक जाएगा ना, थका हुआ इंसान होता है पूरे दिन, हम देखते हैं अखाड़े में लोग खेलते हैं या फिर आपका बाकी जगह खेल के आते हैं, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया,
तो आराम से अगर रात को नींद बढ़िया आती है। तो एक ये बढ़िया एडवाइस मैं देता हूँ कि यार खेलो जितना तुम खेल सकते हो। ग्राउंड्स कम हो गए हैं पर खेलने की जगह आज भी आपका बनाई जा सकती है, गली में खेलो चाहे। सही बात है। तो ये तो मतलब करना ही करना है। और भाई मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि टीचर्स, जैसे आप बता रहे हो रात को भी बच्चों को रिप्लाई करना पड़ता है और प्रेशर भी है अब 100 चीज़ों का, तो पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल होते हैं? या फिर इसमें भी ऐसा भी हो गया है कि टीचर्स के साथ टीचर की कंपैटिबिलिटी बैठती है, या फिर इसका नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है कि एक्सप्लॉइट करा जा रहा है कि टीचर के लिंक अप हो रहे हैं ताकि थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़े बच्चों का? ऐसा होता है यार? ऐसा मतलब कई जगह तो होता है कि आपका टीचर्स को एक टीचर को दूसरे टीचर के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिससे बच्चा आपका इंटरेस्टेड रहे उस स्टोरी में। अच्छा। कि भाई 2 टीचर हैं, दोनों टीचर आपका जो एक साथ रहेंगे तो उससे क्या रहेगा, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। पर ऐसा बहुत फेयर नहीं होता कि मतलब भाई ये तो चलता ही आ रहा है, ये पहले से चलता हुआ आता है। ऑफलाइन में भी आपके टाइम पे भी हम क्या करते थे, पीटी वाले टीचर को तो करते इंग्लिश वाले टीचर के साथ जोड़ देते थे, इंग्लिश वाली मैम के साथ, कि भाई अच्छा मैम है तो पीटी वाले सर के साथ आपका जो है मैम घूम रही है, तो उसको देख के ऐसा कर दिया। अब इसमें होता क्या यार, पर्सनल रिलेशनशिप ना, मतलब अगर आप रात को भी देखेंगे पर्सनल रिलेशनशिप टाइम मिलता है जितना बच्चे को हम इन्वेस्ट करने की ज़्यादा सोचते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में इसमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। मतलब पर्सनली बताऊँ मैं आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी ऐसे आ जाती है कि रात को अगर 11 बजे आपके पास किसी पर्सनल का मैसेज आया है तो आप उसको रिप्लाई करने की बजाय आप बच्चों को रिप्लाई कर रहे हो, तो फिर वो क्या होता है, आप बहुत कॉन्स्टेंटली घुसते चले जाते हो उसमें। एक बच्चे का मैसेज आया, 2 का आया, 3 का आया, उसका मैसेज बहुत पीछे रह गया, तो उस केस में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ जल्द बढ़ जाएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी पीछे रह जाती है। पर फिर जो बहुत एस्पिरेशनल बंदा होगा ना, वो हमेशा ये सोचकर आपको उसको टैकल कर लेता है कि अगर एक बार आपका ग्रोथ हो गई ना यार मेरी, तो फिर ये सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। पर मतलब मेरा यही मानना है यार इसमें कि पर्सनल ग्रोथ ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, पर रिलेशन आपका बहुत ज़रूरी है होल्ड करने। अगर उन्हें ही पीछे छोड़ देंगे तो फिर किस बात के लिए काम कर रहे हैं। तो आप अभी डेट कर रहे हो किसी को? नहीं यार, मैं तो डेट नहीं कर रहा हूँ किसी को। तो आपकी क्या विचार हैं शादी को लेकर और रिलेशनशिप्स को लेकर? शादी और रिलेशनशिप यार बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है। मतलब रिलेशनशिप में मैं यही मानता हूँ कि यार अगर आपकी एक अच्छी पार्टनर है आपके साथ, आजकल रिलेशनशिप आपका जो है बहुत ऐसे डरावने से हुए हैं। मतलब मैं और आप तो आपको ये देख के सोचते हैं कि यार रिलेशनशिप में अगर चला गया, अगर इसके साथ शादी नहीं हुई तो फिर एक समस्या हो सकती है कि कल को कहीं दिक्कत ना आ जाए, कोई किसी के ऊपर कोई आरोप ना लगा दे। शादी हो जाए तो शादी के बाद फिर एक मेंटल प्रेशर है कि पार्टनर कैसा निकलेगा, नीले ड्रम तो नहीं मिल जाएंगे देखने है ना। अगर नीले ड्रम मिल जाएंगे देखने को तो भी एक समस्या है। अगर पार्टनर आपका अच्छा निकल जाए, मतलब एक चैलेंज, मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में और आप किसी भी आपका पर्सनल लाइफ में देखेंगे, जैसे आज भी बच्चा मुझसे पूछता है, एक टीचर अभी हमारी पूछ रही थी कि सर आप अपनी लाइफ में एक पर्सनल चैलेंज क्या देखते हो जो आने वाले समय में। ग्रोथ बताया मैंने उनको, सब चीज़ें बताई, बट मैंने उनको बोला एक चीज़ जो ऐसी है जो मैं देखता हूँ वो है अच्छा पार्टनर मिलना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में। और जैसे बच्चे हमारे आपका एक फिक्शनल कैरेक्टर बना देते हैं, जैसे मेरे साथ आपका एक फिक्शनल कैरेक्टर जोड़ा जाता है पीयू। अब वो फिक्शनल है कितना ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ठीक है चल रहा है। तो अब उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि यार बच्चे को अगर लग रहा है कि बात ठीक है तो ठीक है ना, तो उसको खुश रहने देना चाहिए उसमें। पर हम बार बार यही बोलते हैं बच्चे को कि अगर आप किसी को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप भी बड़े कॉमन हो जाते हैं, आप चाहे 11th का बच्चा देख लो, 12th का बच्चा देख लो, तो उस रिलेशनशिप में जाने के साथ वो ग्रोथ में आपकी सपोर्ट कर जाए। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से जो आपका प्रेजेंट है वो ख़राब होता हो जा रहा है। तो मैं पर्सनली आपका इसको ऐसे ही देखता हूँ कि यार भाई अगर आप उसको देखेंगे, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी होती रहे, आपका पर्सनल बॉन्ड भी स्ट्रांग होता रहे और उसको चीज़ों को समझते भी रहें। आजकल ना लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल समझने का, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। अगर ब्लिंकिट नहीं मिलेगा तो जोमेटो मिल जाएगा, जोमेटो नहीं मिलेगा तो कुछ स्विगी देख लूँगा, स्विगी नहीं मिलेगा तो कुछ और देख लूँगा। तो जो इंसान है ना वो बहुत इम्पेशेंस हो गया है। करेक्ट। और उसको लगता है कि अगर मेरी कंपेटिबिलिटी 1 साल में नहीं बंधी तो छोड़ो दूसरा देख लेंगे। मैं बार बार इसी चीज़ को बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ भाई कि शादी या रिश्ता कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप चेंज करने के लिए देख रहे हो, आप उसको देखते हो हमेशा के लिए। और हमारे लड़कों में तो एक खास बात ज़रूरी होती है कि हम अपनी मम्मियों के साथ लड़की को एसोसिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, कि मम्मी जैसी होनी चाहिए लड़की, है ना। ब्याह ऐसा करा के लेके आएंगे जो मेरी माँ की तरह दिखता होगा, ऐसा बोलते ना। तो उसमें आपका हमेशा ये रहता है कि यार मम्मी के साथ कंपेटिबिलिटी होती है कि हमने अपनी मम्मियों को देखा होता है कि यार ये चाहे कुछ भी हुआ हो, पापा के साथ चाहे कितनी भी परेशानी आई हो, कितनी भी टफ सिचुएशन में रहे हो, पर ये हमेशा आपको उनके साथ रही है। करेक्ट। तो वही मतलब एक फिनोमिना है और एक फंडे में मैं आपको जीता हूँ कि यार कोई ऐसा अच्छा पार्टनर मिलेगा
तो उसके साथ तो फिर लाइफ अच्छी है, सॉर्टेड है। चलो भाई, अच्छा पार्टनर ही मिले आपको, हम तो यही चाहेंगे। और इसी अच्छे नोट मेरी पे दुआ आपके लिए ये भाई। इस टाइम दुआ ही काम आ सकती है, कुछ और नहीं। सही बात है। तो इसी अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं दोस्तों इस पॉडकास्ट को। और बहुत मज़ा आया सर आपके साथ Thank you so बात much, करके। और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। अगर आप सर को बाय चांस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे सर का इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है हमने, और यहाँ पर स्क्रीन पे भी इनका इंस्टाग्राम फ्लैश हो रहा, तो आप जाके फॉलो कर लीजिए। और सर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी और क्वेरी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सर को रीच आउट कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पे। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा सा करियर बनाइए, ग्रो करिए। बाय बाय।